यूपीपीसीएस प्री के लिए पॉलिटी की इस रिवीजन सीरीज में मैं दुष्यंत सिंह एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अब तक हम पॉलिटी की 14 क्लास कर चुके हैं। ये 15वां क्लास है जिसमें हम प्रधानमंत्री के विषय में बात करेंगे। हमारा जो मुख्य अध्याय चल रहा था वो था संघीय कार्यपालिका। संघीय कार्यपालिका में हमने राष्ट्रपति को डिस्कस कर लिया, उपराष्ट्रपति को डिस्कस कर लिया। अब इसके बाद में हम प्रधानमंत्री के बारे में आज बात करने वाले हैं। और जितनी भी चीज़ें मैं आपको यहाँ से प्रोवाइड करा रहा हूँ, यकीन मानिए अगर आप उनको ध्यान से देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, प्री के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा ये हेल्पफुल रहेंगी। और जितनी भी सीरीज़ मैं आपको प्रोवाइड करा चुका हूँ, लगभग बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको दी हैं। ज्योग्राफी मैंने आपको पूरी कंप्लीट करा दी है। इकोनॉमिक्स की जो बेसिक चीज़ें थी वो मैंने आपको कंप्लीट करा दी है। पॉलिटी बहुत जल्दी ही समाप्त हो जाएगी। इन सभी चीज़ों के साथ साथ अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर्स की जो सीरीज़ मैं चला रहा हूं उसको ज़रूर देखिएगा। इनके साथ में अगर आप उसको भी ऐड ऑन कर लें, उसको भी समझते चलें, निश्चित रूप से प्री में आपके लिए बहुत ज़्यादा मददगार साबित होगी। करंट अफेयर्स भी आपकी टेंशन मैंने ख़त्म कर दी। करंट अफेयर्स भी मैं आपको यहाँ से करा रहा हूँ। तो कोई भी चीज़ आपको ऐसी नहीं है जो कहीं से पढ़नी हो। बाकी की आपने किताबें पढ़ी होंगी, पहले से ही आप पढ़ते चले आ रहे होंगे। अगर आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हो तो किताबें तो आपके पास होंगी ही। तो किताबें तो आपने पढ़ी होंगी, लेकिन ये पेपर का लास्ट टाइम चल रहा है और लगभग 40 दिन बचे हैं पेपर में। अगर देखा जाए तो जो जिनमें हम पढ़ सकते हैं वो दिन 40 दिन बचे हैं। और इन 40 दिन में आपको क्या करना है, आपने जो पढ़ा होगा अब तक उसका रिवीजन मैं आपका करा रहा हूँ। निश्चित रूप से आपको यहाँ से बहुत हेल्प मिलने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रधानमंत्री के बारे में। प्रधानमंत्री जो होते हैं, जो शासन होता है, एडमिनिस्ट्रेशन होता है इंडिया का, उसका प्रशासनिक प्रमुख माने जाते हैं। ये प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। जैसे आपने राष्ट्रपति के विषय में पढ़ा होगा तो वहाँ पे आपने एक चीज़ देखी होगी कि जो शासन होता है, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन होता है, उसका नाम मात्र का प्रमुख किसको माना जाता है? राष्ट्रपति को माना जाता है। वास्तविक शक्तियाँ, जो एक्चुअल पावर्स होती हैं, वो किसके हाथ में होती हैं? प्रधानमंत्री के हाथ में होती हैं। यानी शक्तियों का जो वास्तविक प्रयोग करता है वो प्रधानमंत्री होता है। एक तरह से प्रधानमंत्री को मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के बीच में जो संवाद होते हैं, जो डिस्कशन होता है, उसकी एक कड़ी के रूप में माना जाता है। प्रधानमंत्री के विषय में कुछ उक्तियां हैं, कुछ कोटेशंस हैं। जैसे कि अंबेडकर की ये जो कोटेशन है, ये एक आध बार पूछ ली गई है तो इसको भी आपको देख लेना है। अंबेडकर जी ने कहा था कि प्रधानमंत्री सूर्य के समान है, जिसके चारों ओर ग्रह जो हैं, यानी मंत्री जितने भी लोग हैं, वो प्रधानमंत्री के चारों ओर चक्कर काटते रहते हैं और संविधान के सारे मार्ग जो हैं वो प्रधानमंत्री की ओर ही उन्मुख होते हैं। ये प्रधानमंत्री के विषय में किसने कहा था? भीमराव अंबेडकर जी ने। H.J. लॉस्की, इन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का निर्माता और संहारकर्ता होता है। संहारकर्ता कैसे होता है? देखो, निर्माता तो है ही है, क्योंकि जो राष्ट्रपति होते हैं वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं और प्रधानमंत्री की सलाह पर ही राष्ट्रपति के द्वारा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। हालांकि उसमें राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाती है, लेकिन उसमें मेन जो काम होता है, इंटरफियर होता है, वो प्रधानमंत्री का ही होता है। प्रधानमंत्री जिसको चाहेगा उसको मंत्री बनाएगा। ठीक है, तो निर्माता हो गया। संहारकर्ता कैसे? कर जो प्रधानमंत्री होते हैं, अगर वो अपने पद से इस्तीफा देते तो पूरी जो मंत्रिमंडल है ऑटोमेटिक ध्वस्त हो जाएगी, सारी बर्खास्त हो जाएगी। तो संहार भी कर सकते हैं और निर्माण भी कर सकते हैं। अब इससे जुड़े हुए संवैधानिक प्रावधानों को देखते हैं। आर्टिकल 74, इसमें मंत्रिपरिषद का प्रावधान है। अगर वैसे देखा जाए तो आर्टिकल 74(1) के अंतर्गत है। तो 74 या 74(1) आप याद रखेंगे, जैसा ऑप्शन में पूछा जाता है उस तरीके से आप लगा सकते हैं। आर्टिकल 74 मंत्रिपरिषद का प्रावधान करता है, जिसका मुखिया जो होगा वो कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। तो प्रधानमंत्री को मुखिया तो यहाँ पे कहा गया है, लेकिन 74 जो बात कर रहा है वो मंत्रिपरिषद की बात कर रहा है, ना कि प्रधानमंत्री की, याद रखिएगा। आर्टिकल 75(1) में क्या है? लोकसभा में जिस दल को बहुमत प्राप्त होगा उस बहुमत दल के नेता को राष्ट्रपति जो हैं वो प्रधानमंत्री के पद पर क्या करेंगे? नियुक्त करेंगे। और प्रधानमंत्री की ही सिफारिश पर या उसकी सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। ऐसा प्रावधान भारतीय संविधान के आर्टिकल 75(1) में दे रखा है। बहुमत अगर प्राप्त नहीं होता है किसी भी दल को, चुनाव होते हैं, देखिए, बहुमत अगर प्राप्त हो गया किसी एक पार्टी को तो उसके बहुमत दल वाले नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त कर ही दिया जाएगा। लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन होती है कि लोकसभा में किसी पार्टी को बहुमत प्राप्त नहीं होता है तो
फिर प्रधानमंत्री किसको बनाया जाएगा। तो उस टाइम पर देखा जाता है कि लोकसभा में सबसे बड़ी पार्टी कौन सी है, पार्टी मतलब सबसे ज़्यादा सीटें किसको मिली हैं, या फिर कुछ जो 2 पार्टियां होती हैं, 3 पार्टियां होती हैं, अगर वो बहुमत तक नहीं पहुंच पा रही हैं इंडिविजुअली, तो वो एक दूसरे के साथ मिलकर के सहयोग करते हुए, गठबंधन बनाते हुए जो है अपना पीएम नियुक्त कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुमत प्राप्त न होने पर लोकसभा में सबसे बड़े दल या फिर गठबंधन के नेता की पीएम पद पर नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। लेकिन इसके बाद में एक ज़रूरी चीज़ ये होती है कि जो पहली बैठक होती है लोकसभा की, उसमें उसे बहुमत प्राप्त करना आवश्यक होता है। ऐसा अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ हुआ था, आपको पता है कि गठबंधन से जो है वो सरकार बनी थी, प्रधानमंत्री बने थे और लगभग 15 दिन से कम समय पे ही जो है वो सरकार उनकी गिर गई थी, क्योंकि वो लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध नहीं कर पाए थे। संविधान के अनुसार अगर वैसे देखा जाए तो प्रधानमंत्री किसी भी सदन का सदस्य होता है, चाहे राज्यसभा का भी सदस्य हो सकता है, लोकसभा का भी सदस्य होता है, लेकिन जो परंपरा चली आ रही है एक, उसके हिसाब से प्रधानमंत्री को जो है वो लोकसभा का ही सदस्य होना चाहिए। हालांकि कुछ ऐसे भी प्रधानमंत्री हुए हैं जो राज्यसभा के सदस्य थे। ठीक है, तो संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है, और यदि अगर किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो 6 माह के अंदर अंदर उसको सदस्यता प्राप्त करना जरूरी है, अन्यथा उसका प्रधानमंत्री का पद चला जाएगा। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कुछ ऐसे व्यक्तियों की जो राज्यसभा के सदस्य होते हुए पीएम बने थे। तो इसमें 3 प्रमुख लोगों के नाम आते हैं, जिसमें से सबसे पहला नाम आता है इंदिरा गांधी। 1966 में ये राज्यसभा की सदस्य थीं। एच.डी. देवगौड़ा, ये 1996 में राज्यसभा के सदस्य थे। और डॉक्टर मनमोहन सिंह, ये 2004 और 2009 में जो है राज्यसभा के सदस्य रहे थे। इसके बाद में प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है, ध्यान रखेंगे। पदावधि कितनी होती है प्रधानमंत्री की? वैसे तो जो कार्यकाल होता है इनका पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष तक का होता है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत जो है अपने पद पर बने रहते हैं। पद मुक्ति की बात की जाए तो ये अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को देकर के अपने पद से मुक्त हो सकते हैं, या फिर इनको बर्खास्त भी किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा। अब राष्ट्रपति के द्वारा बर्खास्त किया जा सकता है, इसका मतलब ये नहीं है कि राष्ट्रपति जब चाहे मन आए प्रधानमंत्री को बर्खास्त कर देगा, ऐसा नहीं होता है। ऐसा तब होता है कि अगर प्रधानमंत्री जिस पार्टी का भी सदस्य है, अगर वो लोकसभा में अपना बहुमत खो दे, ठीक है, पूरा विश्वास मत हासिल नहीं कर पाए, तो प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ता है। और इस्तीफा अगर देते हैं प्रधानमंत्री तो उनके साथ साथ पूरी जो मंत्रिपरिषद होती है वो ऑटोमेटिकली बर्खास्त हो जाती है। तो बर्खास्त यहाँ पर नाम जुड़ जाता है बस राष्ट्रपति के साथ में, कहाँ साहब राष्ट्रपति जी ने बर्खास्त कर दिया, लेकिन उनको इतनी पावर नहीं है कि वो जब चाहे मन आए राष्ट्रपति को बर्खास्त कर सकें। ठीक है, तो यहाँ से चीज़ें आपकी समझ में आ रही होंगी। अब बात करते हैं शक्तियां और कार्यों के बारे में। देखिए, शक्तियां और कार्यों में सबसे पहली चीज़ तो यही है कि जो मंत्रिपरिषद होता है उसकी जितनी भी बैठकें होती हैं, मीटिंग्स होती हैं, उनकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। किसी भी मंत्री को त्यागपत्र देने या राष्ट्रपति से उसे बर्खास्त करने की सलाह भी प्रधानमंत्री के द्वारा दी जाती है। इसके अलावा प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सलाह देकर के कुछ नियुक्तियां भी करते हैं। देखिए, यहाँ पर एक समझने वाली बात यह है कि वास्तविकता में संविधान में प्रधानमंत्री की शक्तियों के बारे में कुछ विशेष वर्णन नहीं है। कायदे से जो शक्तियां दी गई हैं राष्ट्रपति को दी गई हैं, और अगर देखा जाए व्यवहारिक रूप में तो प्रधानमंत्री जिन पावर्स का यूज करते हैं वो राष्ट्रपति की ही पावर होती हैं, जो प्रधानमंत्री के द्वारा मतलब यूज की जाती हैं, प्रयोग की जाती हैं। तो राष्ट्रपति को सलाह देना, ठीक है, राष्ट्रपति को सलाह देता है प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री के द्वारा राष्ट्रपति को सलाह देकर कुछ नियुक्तियां की जाती हैं, जैसे महान्यायवादी की नियुक्ति। हालांकि अगर प्रश्न आता है कि महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, तो आंसर राष्ट्रपति होगा। नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति होगा। यूपीएससी के जो भी चेयरमैन होते हैं या उसके जो अन्य मेंबर्स होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति ही करता है। फाइनेंस कमीशन का अध्यक्ष और उसके जितने भी मेंबर्स होते हैं उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। तो नाम राष्ट्रपति का है, क्वेश्चन आता है कि इन सभी की नियुक्ति कौन करता है, तो आपको राष्ट्रपति ही लगाना है। लेकिन यहाँ पर एक समझने वाली बात बताई जा रही है कि राष्ट्रपति अपने मन से किसी को नियुक्त नहीं कर सकता, वो उसी व्यक्ति को नियुक्त करेगा जिसके बारे में प्रधानमंत्री उसको सलाह देगा। ठीक है, तो इसी वजह से कहा जाता है कि राष्ट्रपति जो है हमारे देश की शासन व्यवस्था में नाम मात्र के प्रमुख माने जाते हैं, बहुत ज़्यादा पावर्स इनको नहीं मिली होती हैं। सरकार की नीतियों का घोषणाकर्ता, जितनी भी पॉलिसी, जितनी भी स्कीम्स जो है गवर्नमेंट लाती है पब्लिक के लिए, उन सभी नीतियों का जो अनाउंसमेंट करा जाता है वो प्रधानमंत्री के द्वारा करा जाता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, राष्ट्रपति जो होते हैं अपने आप में कुछ ऐसी संस्थाएं होती हैं जिनके अध्यक्ष होते हैं, जिनमें से सबसे प्रमुख है नीति आयोग,
एनडीसी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, जिसको राष्ट्रीय विकास परिषद के नाम से जाना जाता है, इसके भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। अंतर्राज्यीय परिषद के प्रमुख भी जो होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं। राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद, इसके अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होते हैं। राष्ट्रीय एकता परिषद के अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होते हैं। प्रधानमंत्री को लोकसभा का नेता कहा जाता है, ठीक है, या इनको कभी कभी सत्ताधारी दल का नेता भी कह देते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जनरली उसी पार्टी का बनेगा जो लोकसभा में जिसका बहुमत होगा, जो सत्ता में होगी, वही तो प्रधानमंत्री बनाएगी। तो सत्ताधारी दल का नेता भी इनको कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ से ये जो एक सूची है, ये जितने भी प्रधानमंत्री अब तक हुए हैं उन सभी की सूची, इनका क्रम आप याद रख लीजिएगा। जवाहरलाल नेहरू आपको पता है सबसे पहले थे। जवाहरलाल नेहरू के बाद में सेकंड नंबर पर लाल बहादुर शास्त्री, फिर इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, ये 5वें थे। 6वीं इंदिरा गांधी, 7वें राजीव गांधी, 8वें वीपी सिंह, 9वें चंद्रशेखर, 10वें पीवी नरसिम्हा राव, फिर 11वें प्रधानमंत्री बने थे अटल बिहारी वाजपेयी, 12वें थे एचडी देवगौड़ा, 13वें थे इंद्र कुमार गुजराल और 14वें थे अटल बिहारी वाजपेयी, 15वें मनमोहन सिंह और 16वें प्रधानमंत्री जो थे वो नरेंद्र मोदी, जो कि 2014 से अब तक लगातार जो है अपने पद पर कार्य कर रहे हैं। अब बात कर लेते हैं प्रधानमंत्रियों से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। मोरारजी देसाई जो थे ये त्यागपत्र के द्वारा पद छोड़ने वाले सबसे पहले प्रधानमंत्री थे। जवाहरलाल नेहरू भारत के ऐसे प्रथम प्रधानमंत्री थे जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। हालांकि यह पास नहीं हो पाया था, और ये जो अविश्वास प्रस्ताव था ये किसके द्वारा लाया गया था? जेबी कृपलानी के द्वारा। अटल बिहारी वाजपेयी ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनकी सरकार लोकसभा में बहस के दौरान एक मत से गिर गई थी, जिसके बारे में अभी हम चर्चा कर रहे थोड़ी देर पहले। पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, ये ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनकी मृत्यु पद पर रहते हुए हुई, ठीक है। ये छोटे छोटे फैक्ट्स हैं, पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। सॉरी। इसके बाद में मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, वीपी सिंह, पीवी नरसिम्हा राव, एचडी देवगौड़ा और नरेंद्र मोदी ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो अपने अपने राज्य में मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। ये प्रश्न पूछा जा चुका है, ठीक है। इस तरीके से आपको कुछ प्रधानमंत्रियों के नाम दे देगा और आपसे पूछेगा कि निम्न में से ऐसे कौन से प्रधानमंत्री हैं जो कि अपने प्रधानमंत्री पद से पहले पहले राज्यों के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। तो इससे आप यहाँ से पता लगा सकते हैं। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, डॉक्टर मनमोहन सिंह के बाद नरेंद्र मोदी 5वें ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो लगातार दूसरी बार इस पद पर आसीन हुए हैं, मतलब 2-2 कार्यकाल के लिए रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह, ठीक है, नरेंद्र मोदी, ये सभी जो हैं 2 से ज़्यादा बार या 2 बार जो है प्रधानमंत्री पद को इन्होंने लगातार प्राप्त किया है। इसके बाद में भारत के 4 प्रधानमंत्री ऐसे हैं जो राज्यसभा के सदस्य होते हुए भी प्रधानमंत्री बने। हालांकि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि राज्यसभा का जो सदस्य होगा वो प्रधानमंत्री नहीं बन सकता है। अभी जब हम प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ रहे थे तो उसमें ये बताया गया था कि प्रधानमंत्री राज्यसभा या लोकसभा में से किसी का भी सदस्य हो सकता है, लेकिन व्यवहारिक रूप में जो हमारी परंपरा चली आ रही है वो यही है कि प्रधानमंत्री को लोकसभा का सदस्य होना चाहिए। तो राज्यसभा के सदस्य जो रहे थे व्यक्ति और जो बाद में प्रधानमंत्री बने थे, ऐसे कौन कौन से थे? इंदिरा गांधी थी, इंद्र कुमार गुजराल थे, एचडी देवगौड़ा थे और डॉक्टर मनमोहन सिंह। ये 4 व्यक्ति राज्यसभा के सदस्य होते हुए भी प्रधानमंत्री बने थे। भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रधानमंत्री कौन कौन हैं? देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू को दिया गया 1955 में, और लाल बहादुर शास्त्री को 1966 में, इंदिरा गांधी 71 में, राजीव गांधी जी को मरणोपरांत दिया गया 1991 में, मोरारजी देसाई जी को 1991 में, गुलजारीलाल नंदा को 97 में और अटल बिहारी वाजपेयी जी को 2014 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। सर्वाधिक 8 प्रधानमंत्री किस स्टेट से बने, मतलब जितने भी स्टेट्स हैं इंडिया के अंदर उसमें से सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री किस राज्य ने दिए हैं? तो वो उत्तर प्रदेश है। अविश्वास प्रस्ताव से हटने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन थे? वीपी सिंह, जो कि 1990 में अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा इनको हटाया गया था। प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और डॉक्टर मनमोहन सिंह के पास वित्त मंत्री का पद भी रहा था, ये याद रखेंगे, ठीक है। कौन कौन से प्रधानमंत्री पद के साथ साथ वित्त मंत्री के पद पर भी रहे हैं? तो जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और मनमोहन सिंह। 4 प्रधानमंत्री ऐसे हुए हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री बनने से पहले वित्त मंत्री पद पर भी कार्य किया था।
मुरारजी देसाई, चरण सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह, मनमोहन सिंह। इसमें कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। दोनों जो स्टेटमेंट हैं इनमें देखिए आप, पहले वाले में क्या कह रहा है कि एक साथ दो पदों पर, प्रधानमंत्री पद पर भी हैं और फाइनेंस मिनिस्टर के पद पे भी हैं। तो इस टाइम में थे आपके जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और मनमोहन सिंह। और यहाँ पर बात कर रहा है कि ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने प्रधानमंत्री बनने से पहले किसी फाइनेंस मिनिस्टर के पद पर कार्य किया था, तो उसमें मुरारजी देसाई, चरण सिंह जी, विश्वनाथ प्रताप सिंह और डॉक्टर मनमोहन सिंह, ये चारों लोग थे। ठीक है, तो ये हो गया आज का सेशन। आशा करता हूँ आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं आपसे फिर एक नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।